Hello dear student of class 12, this is your physics teacher Anshuman sir, and today we are present here to discuss the chapter number 13, and our chapter number 13 is the nuclei. So before starting this chapter, let me discuss the syllabus of this chapter. So we are on CBSE academics.in, CBSE academic CBSE बोर्ड की वेबसाइट पे है जहाँ से हमने रिवाइज सिलेबस डाउनलोड कर रखा है, और उस रिवाइज सिलेबस में हम लोग न्यूक्लियई चैप्टर का चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियई चैप्टर का हम लोग सिलेबस थोड़ा सा देखते हैं। इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है और न्यूक्लियस के अंदर कंपोजिशंस कैसे होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके अंदर होते हैं, उसके बारे में। एंड नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। हमें न्यूक्लियर के साइज के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है कि न्यूक्लियर का साइज क्या होता है, राइट। हमें इसमें बेसिक आइडिया न्यूक्लियस के बारे में लेना है कि न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और बेसिक चीजें क्या होती हैं, इसकी बात हम लोग इस पर करेंगे। आफ्टर दैट इसी न्यूक्लियस का जो सेकेंड टॉपिक है वो आपका न्यूक्लियर फोर्स है, और आप जानते हैं कि हमारे नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस में दो तरह के फोर्सेस पढ़ते हैं आप, जिसमें आप एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं। तो किस तरह से न्यूक्लियस के अंदर फोर्स होते हैं और वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करके रखते हैं, और किस तरह से वो न्यूक्लियस को ब्रेक किया जा सकता है या न्यूक्लियस को फ्यूज किया जा सकता है। तो हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन देखेंगे, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है आपका न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन क्या है, E=mc²। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम लोग इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मास डिफेक्ट क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ मास डिफेक्ट, हम लोग मास डिफेक्ट की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की बात करेंगे, और इसको डिटेल में हम लोग क्या करेंगे ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा सिलेबस है न्यूक्लियर के बारे में। कंपोजिशन ऑफ साइज एंड न्यूक्लियस इसको डिस्कस करेंगे, और साथ में न्यूक्लियर फोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का कंप्लीटली जो हमारा लेक्चर होगा न्यूक्लियर के ऊपर होगा, और हम प्रयास करेंगे कि अपने इस कंप्लीट लेक्चर में अपने इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें। सो आइए देखते हैं, और हम स्लाइड में चलते हैं। वहाँ स्लाइड में हम लोग पीपीटी के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास करेंगे। और बच्चे ओके स्टूडेंट्स, सो लेट मी स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 13, दैट इज द न्यूक्लियई। Before starting this chapter, let me discuss the overview what we are going to study here. So this is the slide, and in this slide we just already covered the topics, that is the Rutherford alpha scattering experiment. We already covered that. We already covered the distance of closest approach. हम लोगों ने distance of closest approach को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ, यहाँ से हमें क्या करना है, आगे की बात करनी है, जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और यहीं से हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है। तो शुरू के 3 जो स्लाइड्स हैं उसमें आपको पिछले ही चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, जिससे कि हमको सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलती है, जिसमें हम लोग न्यूक्लियस के बारे में सीखते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि उसमें से कुछ ऐसी रेज होंगी, अल्फा रेड स्कैटरिंग में आपने देखा कि कुछ ऐसी रेज होंगी जो बिल्कुल से एग्जैक्टली बीच में से वापस आ जाती है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपने देखा, तो उससे हमें ये पता चलता है कि रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि उसके सेंटर में कोई बहुत ही बल्क ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिससे कि वो सेम नेचर का बल्क ऑब्जेक्ट रखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। और वो जो पॉजिटिव चार्ज जब उसके सेंटर के पास जाता है, एटम के अंदर जाता है, फिर वहीं से वापस आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि उसके सेंटर में कोई एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है जो उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और उसी का नाम आगे चल के हम लोगों ने क्या रखा, न्यूक्लियस रखा। तो एक बार इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक लेड की ब्रिक्स लेते हैं, इसके बीच में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख देते हैं, जिससे कि हमें अल्फा पार्टिकल क्या करना है, निकालना है। यहाँ पर हमने एक 3 गोल्ड फॉइल रखा, यहाँ पे हमने 3 गोल्ड फॉइल रखा, यहाँ पे हमने जेड रखी है, जो है जो हमें फ्लोरोसेंस मटेरियल होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन जाकर के टकराएंगे, तो या अल्फा पार्टिकल जाकर टकराएगा, तो हमें पता चलेगा कि ये रे जो है जाकर के यहाँ पे टकरा रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमने एक अल्फा की बीम भेजी, तो हम देखते हैं कि जब हमने कुछ बीम भेजी तो कुछ तो कैसे स्कैटर्ड हो गई, कुछ सीधे निकल गई, और कुछ जो है टकरा करके वापस हो गई, ठीक है। अब इसके नेचर को हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, आप देख पा रहे हैं फिगर में, ठीक है, ये इसका नेचर है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए कि ये हमारे पास एटम था, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, और गोल्ड एटम है, ये गोल्ड का एटम है,
मोस्ट ऑफ द रेज जो है मोस्ट ऑफ रेज वो सीधे निकलेगी, और कुछ रेज ऐसे होंगी जो कि होंगी कुछ एंगल के साथ कोई डिफ्लेक्ट होंगी ग्रेटर देन 1 डिग्री, और इसमें से एक दो रेज ऐसी होंगी जो ऐसे जाएगी और सीधे टकरा करके वापस आ जाएंगी। अगर ये टकरा करके वापस आ जाएंगे तो उसका सीधा सा मतलब ये है इसके सेंटर में इसी के जैसा कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है। तो अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब उसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है जो इसको क्या कर रहा है, और इसी का नाम क्या रखा गया, इसी का नाम है न्यूक्लियस। ठीक है, अब अगर हमने कल देखा भी था कि अगर हम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और स्कैटरिंग एंगल के बीच में एंगल बनाते हैं तो हमें ग्राफ जो है ऐसे होता है। तो बहुत कम ही ऐसे, बहुत ज़्यादा पार्टिकल ऐसे होंगे जो कम एंगल के साथ जो है थोड़े एंगल के साथ क्या होता है रिफ्लेक्ट होते हैं, मतलब बिना डिफ्लेक्शन की ही क्या करते हैं सीधे निकल जाते हैं। मान लो कि 100 अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहे हैं तो 90 जो है होंगे वो सीधे निकल जाएंगे। ठीक है, उसमें से 8 जो होंगे वो जो है थोड़े ग्रेटर देन 1 डिग्री के साथ क्या होंगे डिफ्लेक्ट होंगे, और उसमें से एक ऐसा पार्टिकल होगा, एक ऐसा अल्फा पार्टिकल होगा जो जाएगा और ऐसे टकरा करके 180 डिग्री के साथ वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक ऐसा पार्टिकल जो 180 डिग्री के साथ वापस आ रहा है, इसी पार्टिकल को हमें लेना है और देखना है कि वापस कब आ रहा है। तो हमने एनालाइज किया तो हमें पता चला कि इसके सेंटर में कोई एक पॉजिटिव चार्ज होगा जो इस अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, और इसी का नाम क्या रखा गया, न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये हमारे पास जो है यहाँ पे दिया गया है अल्फा पार्टिकल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में दिया गया है कि अल्फा पार्टिकल जो होता है हीलियम का एक न्यूक्लियस होता है। हीलियम में से अगर जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो जो बचेगा उसे लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अल्फा पार्टिकल इज अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम कैरिंग अ चार्ज ऑफ +2e इलेक्ट्रॉन। उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 2e, एंड मास इक्वल टू 4 टाइम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन मास का कितना 4 टाइम होता है। ठीक है, इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ नियरली 10⁴ मीटर पर सेकंड एंड हाई पेनिट्रेटिंग, बहुत ज्यादा एनर्जी इसके पास होती है। तो अब यहाँ से दो एक्सपेरिमेंट आते हैं, एक तो देखो ग्रीगर मार्स्टेन एक्सपेरिमेंट आता है, ग्रीगर मार्स्टेन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आगे चल के हम लोग उसमें देखेंगे ग्रीगर मार्स्टेन का क्या एक्सपेरिमेंट था, और रदरफोर्ड। अब मैंने आपको बताया था ग्रीगर और मार्स्टेन जो थे, ग्रीगर और मार्स्टेन जो थे वो रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे, राइट, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। रदरफोर्ड का कंक्लूजन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ग्रीगर और मार्स्टेन का कंक्लूजन लिखा है। तो अगर मैं रदरफोर्ड के कंक्लूजन की बात करूँ तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ पे उन्होंने रेडान लिया था और यहाँ पे उन्होंने बिस्मथ लिया था, दोनों रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, दोनों अल्फा पार्टिकल का इमिशन करते हैं। स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ पे 10⁴ था और यहाँ ग्रीगर मार्स्टेन एक्सपेरिमेंट में 1.6 × 10⁷ मीटर। अब देख रहे हैं दोनों में एक में स्पीड ज़्यादा है, थिकनेस ऑफ द फॉइल एक में उन्होंने थिकनेस 10⁻⁶ मीटर का लिया है और यहाँ पे 2.1 × 10⁻⁷। तो कहने का मतलब कि ग्रीगर और मार्स्टेन और रदरफोर्ड ने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और कंक्लूजन पे भी सेम पहुंचे थे, मतलब उनका कंक्लूजन भी क्या था, सेम था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन और ये कंक्लूजन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ऑब्जर्वेशंस क्या किए गए ग्रीगर मार्स्टेन और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड कॉइल। गोल्ड कॉइल से मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे निकल जाते हैं, राइट। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है कि इट इंडिकेट दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, मतलब एटम और न्यूक्लियस के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस ऐसा है जो कि एम्प्टी है। ठीक है, अगला है सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर स्कैटर्ड बाय ओनली स्मॉल एंगल। कुछ ऐसे होंगे जो बहुत कम एंगल के साथ एंड ऑर्डर ऑफ द फ्यू डिग्री, कुछ 1 डिग्री से ज्यादा या फ्यू डिग्री। इससे क्या पता चलता है, अल्फा पार्टिकल बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, आप जानते हैं अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, हैवी कंपेयर्ड टू द इलेक्ट्रॉन वुड नॉट बी ओनली डिफ्लेक्टेड बाय द हैवी। तो इलेक्ट्रॉन के बस की बात नहीं है कि प्रोटॉन को क्या कर सके, डिफ्लेक्ट कर सके। इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव रीजन इन दैट, इसका मतलब एटम के अंदर कोई एक पॉजिटिव रीजन होता है। ठीक है, पॉजिटिव रीजन होता है, इट इंडिकेट्स दैट पॉजिटिव चार्जेस एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम्स कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द और न्यूक्लियस। यहाँ से न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जरूर उसके सेंटर में कोई एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज है जो इस अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और उसका नाम हमने क्या रखा, न्यूक्लियस रखा। आई होप आपके बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसको देख लेते हैं थर्ड पॉइंट। अ फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल 1 in 9000, 9000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल जो होगा वे डिफ्लेक्टेड थ्रू द लार्ज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, वो डिफ्लेक्ट होगा 90 एंगल के ज्यादा। सम ऑफ देम इवन रिफ्रैक्टेड बाय द पाथ एंगल ऑफ 180 डिग्री, कुछ उसमें से ऐसे होंगे जो क्या होंगे 180 डिग्री के साथ क्या हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। इससे क्या पता चलता है, इससे हमें जो कंक्लूजन मिलता है वो ये मिलता है, अल्फा पार्टिकल व्हिच ट्रेवल्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस डायरेक्टली गेट रिटार्डेड ड्यू टू द
कूलम्ब्स फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड अल्टीमेट कम्स इन द रेस्ट, क्योंकि ये माना जा सकता है कि न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जब अल्फा पार्टिकल आता है तो वो उसको अपोज करता है, तो उसकी स्पीड रिटार्ड हो जाती है और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तक आते आते वो बिल्कुल से क्या हो जाती है, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आई होप ये कंक्लूजन समझ में आया होगा। ये रदरफोर्ड अथवा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मैंने आपको इसलिए इसमें फिर से एक बार बताया ताकि आपको न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, न्यूक्लियस समझ में आए कि न्यूक्लियस क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, न्यूक्लियर का साइज कैसे डिसाइड होता है कि डिसाइड होगा आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से। आप जानते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस अप टू विच इट गोस, राइट। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितने पास तक जा सकता है, उस समय पर उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देखा गया कि ये लगभग 10 टू पावर माइनस किसके बराबर होता है? -15 लेवल के बराबर होता है। इसका मतलब इसका जो लेवल होता है वो फर्मी लेवल का होता है। इसका मतलब जो न्यूक्लियर का साइज होता है वो 10 टू पावर -15 लेवल का होता है, जबकि जो एटम का साइज होता है वो 10 टू पावर -10 एंगस्ट्रॉम, 10 टू पावर -10 एटम के मतलब 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो आप ये फिगर देख पा रहे हो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब समझ सकते हैं। यहाँ से अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है और क्योंकि ये पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव ये रिपल हो जाएगा, तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है उसे लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इनके बीच में लगने वाला कूलम्बियन फोर्स आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये इसको अपोज कर रहा है, तो इस अपोजिशन की वजह से क्या हो जाता है? वापस हो जाता है। अगर मेरी बात आप समझ गए होंगे और इसी से हम लोग ये बता सकते हैं कि इस न्यूक्लियस का इफेक्ट कहाँ तक है, ठीक है, और उसके साइज को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, देन अल्फा पार्टिकल कम टू रेस्ट, राइट। At this point or distance, the kinetic energy of alpha particle is completely converted into electrical potential energy। आप जानते हैं क्योंकि हम लोग फोर्स के अगेंस्ट आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है 1/4πε02 Ze²/r, क्योंकि Q1 Q2 दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो प्रोटॉन रहता है सेंटर में, इसलिए 2 Ze²/e। इंपैक्ट पैरामीटर भी मैंने आपको बताया, इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एग्जाम में आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। ये इंपैक्ट पैरामीटर आपको बताया था कि एक सेंट्रल लाइन ऐसी होगी, एक सेंट्रल लाइन ऐसी होगी जो कि बिल्कुल से सेंटर से पास होगी। ये तो आपके पास स्कैटरिंग एंगल है, ये एक लाइन है और इसमें से एक ऐसी लाइन है जो कुछ एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो रही है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। इसको मैंने बताया था, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल from the center of the nucleus when it is far away from the nucleus is known as the impact parameter। और इसके लिए मैंने आपको रिलेशन भी बताया था जो डायरेक्टली आपको याद रखना है, b = b को इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं, Ze² cot θ/2 4πε0 1/2 mu², ठीक है। ये वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखा है और आपने शायद इसकी वैल्यू को समझा भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पहले आगे न्यूक्लियस को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग न्यूक्लियस का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि एक जो हमारे पास एटम होता है उस एटम के अंदर एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे उसका मोस्ट ऑफ द मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और बेटा न्यूक्लियस के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिसको कॉन्सिक्वेंटली जो है जे थॉम्सन, रदरफोर्ड और चैडविक ने क्या किया था? डिस्कवर किया था, ठीक है। जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है। इस तरह से हमें ये पता चलता है कि एक एटम के अंदर ये तीनों कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द कॉमन जो पार्टिकल्स हैं वो हैं आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो मेजर पार्टिकल्स हैं। बाकी इसके साथ और भी आगे जब हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं तो हमारे पास और भी बहुत सारे पार्टिकल्स निकल करके आते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर और भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। फिलहाल हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो हम लोग देखते हैं एवरी एटॉमिक न्यूक्लियस एक्सेप्ट दैट द हाइड्रोजन हैज टू टाइप ऑफ दैट पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर हम लोग एक बहुत ही सिंपलेस्ट एटम की बात करें तो हम लोग हाइड्रोजन का एग्जांपल ले सकते हैं कि हाइड्रोजन के का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर्स होता है 1 होता है, उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। सो एवरी एटॉमिक न्यूक्लियस एक्सेप्ट दैट हाइड्रोजन एंड टू टाइप्स पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी भी न्यूक्लियस में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन का एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली वन प्रोटॉन। कोई भी हाइड्रोजन
का एटम जो होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा। अभी आगे चल के देखेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए देखिएगा, न्यूट्रॉन इज आल्सो अ फंडामेंटल पार्टिकल which have no charge, जिसके साथ कोई चार्ज नहीं होता, एंड मास 1.675 into 10 to the power minus 27 kg, इसका मास जो है लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है 1840 टाइम हैवियर होता है, राइट। जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 टाइम्स क्या होता है, हैवियर होता है, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई। अब यहाँ से न्यूक्लियस की थोड़ी थोड़ी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग बात करेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर थोड़ी केमिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, ठीक है। एटॉमिक नंबर हम लोग जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग कहते हैं द नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, तो इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास में थोड़ा डिफरेंस होता है। एटॉमिक मास नंबर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो बेटा थोड़ा डिफरेंट टर्म है। वो डिफरेंट टर्म इसलिए है क्योंकि वो उसका एक्चुअल मास होता है। तो एक्चुअल मास और एटॉमिक मास नंबर में क्या है, डिफरेंस है, और इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। आगे चलकर हम लोग इसको देखेंगे। तो एटॉमिक मास नंबर को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक मास नंबर का मतलब होता है कि किसी भी न्यूक्लियस का मास, क्योंकि जो कोई भी एटम होता है, एटम का लगभग 99.9% हिस्सा जो है वो उसके न्यूक्लियस में ही होता है। उसका मास जो होता है वो न्यूक्लियस की वजह से होता है। बाकी जो 1% होता है, 0.1% होता है, वो आप मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये मान सकते हैं कि किसी भी एटम का एक बड़ा हिस्सा जो है, एक बड़ा मास जो है, उसकी न्यूक्लियस की वजह से होता है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर का द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक मास नंबर। और एटॉमिक मास नंबर को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट विल बी द सम ऑफ एटॉमिक नंबर, आप जानते हैं एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड मल्टीप्लाइड बाय n, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐड कर लीजिए, इससे आपको क्या पता चल जाएगा, एटॉमिक मास नंबर। इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बेटा आपका एटॉमिक मास यूनिट। अब जो एटम का जो मास होता है या जो न्यूक्लियर का मास होता है, इसको हम लोग मेजर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट से, दैट इज नोन एज द एएमयू। इसे कहते हैं हम लोग एएमयू। क्या कहते हैं हम लोग उसको, एएमयू कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इसको डिफाइन करने का क्या तरीका है। तो इसका तरीका है कि एटॉमिक मास यूनिट एएमयू इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन। क्योंकि कार्बन जो है सबसे सिंपलेस्ट एटम है, तो कार्बन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, और वहां से हम लोग, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हम लोग एटम के मास को एएमयू में मेजर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं। तो अगर हम इसको एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं, इसको हम मेजर कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे। सो कार्बन के 12 ग्राम कार्बन के 1/12 एटम, इस तरह से समझ सकते हैं। कार्बन 12 इस तरह का आइसोटॉप होता है कार्बन का, तो कार्बन के आइसोटॉप का अगर हम 12 ग्राम एटम ले लें, तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एएमयू कहते हैं। तो कह रहा है कि एटॉमिक मास यूनिट एएमयू इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ द कार्बन, ठीक है। अगर कार्बन 12 को ले लें हम, तो उसमें हम देखते हैं कि 1/12 ग्राम में, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने 1 मोल ले लिया कार्बन, तो 1 मोल कार्बन अगर हमने लिया, तो उसका 1/12 मोल जो होगा, उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उनका जो मास होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 एएमयू कहते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। कैसे डिफाइन किया गया, 1 एएमयू इज इक्वल टू 1/12, कार्बन 12 लिखा और मास लिख दिया, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 मोल में हमें पता होता है कितने एटम होते हैं, ये ग्राम में आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आती है वो ग्राम में आ जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि 1 एएमयू मास किसके बराबर होता है, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर भी जानते हो कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। एवोगैड्रो ने ये बताया कि 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 6.023 × 10^23 एटम्स होंगे। अब कह रहा है कि कार्बन 12, आपने कार्बन 12 लिया, उसको 1/12 पार्ट ले लिया, ठीक है, और 1/12 पार्ट में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनको आप 1/12 से मल्टीप्लाई करिए, आपको आ जाएगा यहाँ से। समझ में आ गई बात। तो ये 1 एमयू होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग किससे मेजर करते हैं, एटम का मास निकालने में करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर का जो साइज होता है वो स्फेरिकल होता है, उसका लेवल जो होता है वो फर्मी लेवल का होता है। यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। न्यूक्लियर डज नॉट हैव द शार्प एज वेल एज डिफाइंड बाउंड्री। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आप कहते हैं कि स्फीयर है आपके पास, तो स्फीयर अगर है तो उसकी बाउंड्री फिक्स होती है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस की कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है ना, वो फैला हुआ था। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे उसका इफेक्ट क्या होगा, कम होता
चला जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस डज नॉट हैव अ शार्प एज वेल एज डिफाइंड बाउंड्री, हाउएवर द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कैन बी गिवन बाय। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कैसे दिया जाता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज द r इक्वल टू r नॉट a टू पावर 1/3, जहां पे a क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। अब किसी भी न्यूक्लियस का अगर तुम्हें रेडियस निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, r इक्वल टू r नॉट a टू पावर 1/3, ठीक है, 1/3 क्यूब बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे r नॉट की कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू याद रखनी है 1.22 × 10⁻⁵ मीटर, जो कि कांस्टेंट है। और ये सभी न्यूक्लियस के लिए लगभग एक जैसा होता है, समझ में आ गया, सभी न्यूक्लियस के लिए क्या होता है, एक जैसा। और a जो है वो क्या है, एटॉमिक मास नंबर। जैसे छोटा सा एग्जांपल, तुम्हें हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, मान लो सोडियम का निकालना है, सोडियम 11 होता है, कितना उसका एटॉमिक मास कितना होता है उसका। हीलियम जैसे मान लो, हीलियम का एग्जांपल ले लेते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास 4 होता है ना। तो अब मुझे हीलियम का रेडियस निकालना है, तो r इक्वल टू r नॉट की वैल्यू 1.2 × 10⁻⁵, ये वैल्यू दी गई है, मैंने यहाँ रख दी है। और जो a टू पावर 1/3 है, a टू पावर 1/3 है, तो a टू पावर 1/3 का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे इस बात को समझना है। a अगर हीलियम का निकालना है तो हीलियम के लिए a की वैल्यू कितनी है, 4 है, He2 4, तो 4 क्या हो गया, 4 यहाँ पे लगोगे, उसकी पावर 1/2 सॉल्व कर लिया, तो आपको रेडियस ऑफ हीलियम पता चल गया कि न्यूक्लियस, हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस कितना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिराइव किया गया है कि कैसे ये वैल्यू आई है, ठीक है। क्या तरीका है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस रेंजेस फ्रॉम द 1 फर्मी टू 10 फर्मी। अब जैसे बड़े बड़े न्यूक्लियस है उनका लेवल जो है फर्मी लेवल में चला जाता है, 10 फर्मी। फर्मी का मतलब 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 लेवल को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मी कहते हैं। यहाँ से हमें पता है कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस रेंजेस फ्रॉम 1 फर्मी टू 10 फर्मी। इसकी जो रेंज होती है 1 फर्मी से 10 फर्मी के बीच में होती है। अब जो ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया, फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, न्यूक्लियर को अगर स्फेरिकल मान लिया जाए, न्यूक्लियस को अगर क्या मान लिया जाए, स्फेरिकल मान लिया जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि v = 4/3 πr³, ये हमें पता है πr³। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें यहाँ से निकालना है r की वैल्यू, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, r की वैल्यू। अब भाई अब ये सोचो कि वॉल्यूम जितना बड़ा होगा, छोटा वॉल्यूम है तो छोटे वॉल्यूम में कम पार्टिकल्स आएंगे, बड़ा वॉल्यूम होगा तो उसके अंदर ज़्यादा पार्टिकल्स आएंगे। सिंपल सी बात है कि भाई छोटा वॉल्यूम अगर है तो उस वॉल्यूम के अंदर कम पार्टिकल्स आएंगे। आपके पास एक छोटा थैला है उसके अंदर सब्जी कम आएगी, बड़ा थैला है उसके अंदर ज़्यादा सब्जी आएगी। आरी बात समझ में, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ इस पर डिपेंड करता है। जो वॉल्यूम है किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो उसके एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंड करेगा। आपके पास भाई छोटा थैला है तो उसमें कम अमाउंट आएगा, है ना, समझ में आ रही बात। और अगर आपके पास बड़ा थैला है, बड़ा वॉल्यूम है, तो उसके अंदर अमाउंट ज़्यादा आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास छोटा न्यूक्लियस है, उसका वॉल्यूम छोटा है, तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, कम होगी, है ना। अगर वॉल्यूम बड़ा है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A लिख सकते हो। इसका मतलब अगर मैं V की जगह में A रख दूँ, V की जगह पे क्या रख दूँ, A रख दूँ, मैंने V की जगह पे A रख दिया और इसको रीअरेंज कर दिया। इसको क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया। और जब हम रीअरेंज करेंगे तो r³ विल बी इक्वल टू v/4/3, v की जगह पे a रख दो, ठीक है। तो a/ ये सारे कांस्टेंट नीचे आ जाएंगे, ये सारे कांस्टेंट नीचे आ जाएंगे। अब तुम देखोगे रिलेशन r³ विल बी इक्वल टू ये कांस्टेंट और साथ में a। अब तुमने क्या किया बेटा, r इक्वल टू क्या लिख लिया, ये पूरा का पूरा क्यूब 1/3 हो जाएगा। कांस्टेंट की वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर ली, क्यों, क्योंकि इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू तुम्हें क्या होती है, पता होती है। तुम्हें वहां से क्या वैल्यू मिली, r, और यहाँ देखो a की पावर 1/3। तो वॉल्यूम के फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। वॉल्यूम के फॉर्मूले से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। बताइए बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर की साइज को आइडेंटिफाई करते हैं। अब अगला है न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है। इसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो कितना ज़्यादा डेंस होता है। इसकी बात करने के लिए हम लोग कहते हैं कि एक जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस जो होता है उसको निकालने के लिए तुम उसके एटॉमिक मास को एक mu से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 1.66 × 10⁻⁻27 kg। और अगर यही आप न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो 67 हो जाता है,
अगर आप प्रोटॉन की बात करते हैं तो 1.67 टू 10⁻27 kg होता है, और अगर आप न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो 1.67 हो जाता है। मतलब न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब अगर तुम्हें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, उसे एक मास से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मास पता चल जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू पता है। ओके, अब हमें पता है कि न्यूक्लियर वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं, तो हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। और अभी आपने पढ़ा कि r को क्या लिख सकते हैं, r नॉट a टू पावर 1/3, हमने क्या किया यहां पे रख दिया 4/3 पाई r नॉट a, और जब इसका बेटा क्यूब करोगे, इसका जब क्यूब करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, यहां क्या बच गया, a बच गया। बोलो इतनी बात समझ में आई है। फिर हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ a है और ये a है, तो ये दोनों a से a कट गया, क्या बचा 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 22 के साथ मल्टीप्लाइड बाय 1.2 × 10⁻³ a, राइट। और ये वैल्यू आ गई। अब जब दोनों को डिवाइड करेंगे m/v करेंगे तो ρ = m/v, और दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो जो ये a है दिस वन, और इसका जो a है वॉल्यूम का, ये मास वाला है, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 4/3 पाई r नॉट क्यूब, तो r की वैल्यू तो तुम्हें पता होती है, r की वैल्यू देखिए यहां से रख दी 1.2 × 10⁻15 यहां रख दी, ठीक है, और इसको a के टर्म में ऐसे रख दिया। अब क्या करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम जब करेंगे तो डेंसिटी पता चलेगी, तो हमने इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दिया, तो देखना a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 2.29 × 10⁻17 kg/m। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि 10⁻17 इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है, 1 kg में इतने सारे एटम्स होते हैं, 1 kg में इतने सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। नहीं समझ में बात आई भाई, यूनिट वॉल्यूम में इतने केजी है 10⁻17 kg। अब आप आइडिया लगा सकते हैं 10⁻17 है, 10 क्या है 17 जीरो लगा दो, तो 10⁻17 kg मास होगा 1 मीटर क्यूब। अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब का न्यूक्लियस है तो उस न्यूक्लियस के अंदर 10⁻17 kg मास होगा। और आपको सुन के आइडिया होगा, सुन के आश्चर्य होगा कि जो अर्थ का मास होता है वो 10⁻24 kg होता है, तो 10⁻24 kg अर्थ का मास है। और न्यूक्लियस का मास देखो, अगर एक न्यूक्लियस जो है आपका 10⁻³ में है तो उसका मास 10⁻17 आ रहा है। अब इससे तुम आइडिया लगा सकते हो कि एक छोटे से न्यूक्लियस में कितना सारा मास कंसिस्ट होगा। इसका मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, और किसी भी न्यूक्लियस का लगभग 98 से 99% तक हिस्सा जो है उसको न्यूक्लियस में ही है, ठीक है। सो दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड दिस इज द न्यूक्लियर डेंसिटी। नेक्स्ट आ जाइए, इसके ऊपर डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या डिस्कशन है। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने ब्लिंक हो रहे हैं, इस पॉइंट को जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है द न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास नंबर, क्योंकि मास नंबर तो बढ़ गया तो न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो इसकी न्यूक्लियर डेंसिटी फिक्स होती है। न्यूक्लियस कैसा छोटा बड़ा कैसा भी हो, उसकी न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगी, फिक्स होगी। सो ऑल द न्यूक्लियस पोजेसेस नियरली द सेम डेंसिटी, मतलब जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है 10⁻17 लेवल में होता है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है द न्यूक्लियर डेंसिटी हैज एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू। आप देख रहे हैं 10⁻17 और अर्थ का मास मैंने आपको 10⁻24 बताया, दोनों को कंपेयर कर लो, आप कितना अंतर है, ठीक है। सच हाई डेंसिटीज आर फाउंड वाइट ड्वार्फ स्टार कंटेनिंग द न्यूक्लियर मैटर। इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो एक वाइट ड्वार्फ होता है, एक वाइट ड्वार्फ मतलब जो ब्लैक होल होता है, वाइट ड्वार्फ जो होता है उसका जो मास होता है उससे कई गुना ज्यादा मास जो है न्यूक्लियस का होता है। आगे बात समझ में, इतनी ज्यादा डेंसिटी इसके अंदर। द न्यूक्लियर डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस जो होता है उसका शेप रेगुलर नहीं है, जरूरी नहीं हो उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है। जैसे एक आपके पास वॉल्यूम होता है तो उसकी बाउंड्री फिक्स होती है, तो यहाँ पे बाउंड्री फिक्स नहीं होती है। यहाँ पे जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द न्यूक्लियस, यूनिफॉर्म नहीं होती। इट हैज मैक्सिमम वैल्यू एट द सेंटर, सेंटर पे मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे न्यूक्लियर डेंसिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। ग्रेजुअली एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। अगला है द न्यूक्लियर रेडियस। द न्यूक्लियर रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, राइट। द न्यूक्लियर रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एट व्हिच द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियर मैटर डिक्रीजेस एंड वन ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेंटर। कह रहे हैं कि न्यूक्लियर रेडियस जो है वो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियर, क्योंकि आप पता है कि उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, तो रेडियस कहाँ तक लेंगे। जैसे मैं कहूँ कि भाई ये दीवार यहाँ मेरे से इतनी दूर है, तो मुझे पता है कितनी डिस्टेंस है। अब ये दीवार अगर यहाँ हुई ही ना और मैं कहूँ अगली दीवार कितनी दूरी पे है, तो आप कहोगे सर मुझे पता नहीं कितनी दूरी पे है ना। तो ये कह रहे हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर रेडियस जो होती है वो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से एट विच द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मैटर डिक्रीज, जहां से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ
वहां तक लेते हैं, ठीक है, 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेंटर, ठीक है। कह रहे हैं कि सेंटर से हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, हम देखते हैं यहां से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो जहां से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ उसका 1/2 ले लो, तो ये साइड हो गया न्यूक्लियस। आई बात समझ? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आज के लेक्चर में, अभी के लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे मास डिफेक्ट की। आगे हम लोग मास डिफेक्ट की बात करेंगे, अगली क्लास में इसको हम देखेंगे। ओके।